हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना टर्मिनोलॉजी के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछी जाने वाली टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जो कि रहेंगी डायरेक्टिव गेन, डायरेक्टिविटी और पावर गेन फॉर अ गिवन एंटीना। ठीक है, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं जनरलाइज्ड एक एंटीना की बात कर रहे हैं, एक एंटीना स्ट्रक्चर जो किसी भी तरीके का रेडिएशन पावर जनरेट कर सकता है। उसका रेडिएशन पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम उन डिटेल्स में नहीं गए कि रेडिएशन पैटर्न के डिफरेंट पैरामीटर्स क्या रहेंगे। तो अगर आप किसी एक जनरल एंटीना को डिफाइन करें या आप जब भी एक एंटीना को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ आपके सिलेक्शन पैरामीटर्स रहेंगे, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, डायरेक्टिव गेन, डायरेक्टिविटी और पावर गेन। सबसे पहले ये बात कि गेन की जो डेफिनेशन है, क्या वो एंटीना के लिए भी वैसी ही है जैसे कि हम जनरली अपना एनालॉग डिवाइसेस में एम्पलीफायर के लिए करते हैं। हमारा गेन का क्या डेफिनेशन रहता है कि हम इनपुट देते हैं और उससे एनहांस्ड फॉर्म में हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो गेन इज जनरली अ वैल्यू फॉर द मेजर ऑफ आउटपुट विद द रेशियो इन कंपैरिजन टू इनपुट, आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल। और जनरली हम सर्किट को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमें इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो आप जनरल गेन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं किसी भी डिवाइस के लिए, जो कि मेज़र है कि उसने कितना आउटपुट आपको इंक्रीज़ करके दिया, वो एंटीना के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंटीना एक पैसिव एलिमेंट है, ये कभी भी प्रोवाइडेड इनपुट पावर को एनहांस करके रेडिएट नहीं करेगा। यहाँ पे गेन इज़ अ मेजर ऑफ रेडिएशन फॉर द गिवन एंटीना एज वेल एज what would be the radiation of a ideal lossless isotropic antenna। ठीक है, हमारा जो एंटीना है वो हमने जो इनपुट पावर दी है उसमें हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या पावर प्रोवाइड कर रहा है, उसके कंपैरिजन में अगर एक लॉसलेस आइसोट्रॉपिक एंटीना लेते और उसे भी उतना ही इनपुट पावर देते तो वो कितनी पावर उसी पॉइंट पे रेडिएट करता, उसके कंपैरिजन को हम गेन बोलेंगे। तो गेन इज अ रेफरेंस मेजरमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द आइसोट्रॉपिक रेडिएटर, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि आपका हाइपोथेटिकल लॉसलेस एंटीना है, जो हम इमेजिन करते हैं कि ये एक पॉइंट सोर्स के चारों तरफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यूनिफॉर्म रेडिएशन हो रहा है। उस केस में कितनी पावर मिलती वो हम ले लेंगे, उसको हम आइसोट्रॉपिक रेडिएटर की पावर बोलेंगे, और हमारा प्रैक्टिकल एंटीना कितनी पावर दे रहा है उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और उसे एंटीना गेन से डिफाइन करेंगे। तो एंटीना का गेन इज स्पेसिफिकली अ कंपैरेटिव क्वालिटी विथ रेस्पेक्ट टू अ आइडियल आइसोट्रॉपिक रेडिएटर। ओके, तो पहला तो जनरल कंसेप्चुअल क्लेरिफिकेशन ये हुआ। दूसरी अब हम बात में आते हैं कि डायरेक्टिव गेन क्या है। पहला टर्म हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टिव गेन, जिसे कि हम जी के साथ स्मॉल डी की फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिव गेन और पावर गेन दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को आप जी डी से और दूसरे को आप जी पी ये नोटेशन देके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहली जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्टिव गेन जी डी। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन रहेगी कि रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाय एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक है, हमने ये पढ़ा अपने डिस्कशन में कि जो भी कोई आपका एंटीना होगा वो एंटीना एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना करके कुछ डायरेक्शनल पैटर्न में आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। मान लेते हैं कि इस एंटीना का रेडिएशन पैटर्न ऐसा बनता है। ठीक है, अब दूसरी डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये इस तरह का बनता है। ओके, एक डायरेक्शन में ऐसा और एक डायरेक्शन में इस तरह का पैटर्न बन रहा है इस पर्टिकुलर एंटीना से। तो इस पर्टिकुलर एंटीना के डायरेक्शनल गेन का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कितनी रेडिएशन इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल एक बार आप यहाँ मेजर करेंगे, ठीक है, रेडिएशन इंटेंसिटी और इसकी एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शनल गेन कुछ आएगा। दूसरा आप इस पॉइंट पे अगर मेजर करेंगे तो यहाँ पे इसकी रेडिएशन इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में और एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी, तो इन सब का रेशियो निकालेंगे अलग अलग एंगल पे अलग अलग डायरेक्शन में आपका जो डायरेक्शनल गेन है
वो अलग अलग आएगा। तो डायरेक्शनल गेन इज अ मेजर ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल और डायरेक्शन। ठीक है, आपका ये थीटा पे ये एंगल आया, फिर इस थीटा पे ये आपको रेडिएशन इंटेंसिटी मिली, इस थीटा पे ये रेडिएशन इंटेंसिटी मिली, और ये आपका एक फंक्शन है थीटा, और ये फंक्शन है थीटा और फाई का, ये डायरेक्शन का फंक्शन है। ओके, तो आप और ये इस रेडिएशन पैटर्न से आप एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक आइसोट्रोपिक एंटीना पढ़ा था, वो भी आज हमें काम में लेना है डिस्कशन में। हमने रेडिएशन इंटेंसिटी पढ़ी थी, रेडिएशन इंटेंसिटी को आज हम वापस अपने इस डिस्कशन में रेफर करेंगे। तो अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन दें तो जी डी इक्वल्स टू साई, दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई डिवाइडेड बाय साई एवरेज। ओके, ये आपकी रेडिएशन इंटेंसिटी और ये आपकी एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी, जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसका इंटीग्रेशन थीटा और फाई की लिमिट्स के साथ कैलकुलेट करके करेंगे। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन ये रहती है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं इसको, ये हमारी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके, थीटा और फाई डिवाइड बाय एवरेज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल रेडिएटेड पावर डिवाइड बाय 4 पाई। ये हमने कैलकुलेट किया था। रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन एंटीना विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस, रेडिएटेड पावर डिवाइड बाय 4 पाई, रेडिएटेड पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। ओके, और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में सॉलिड एंगल आपका 4 पाई, तो यूनिट सॉलिड एंगल आप 4 पाई से डिवाइड करके ऐसे निकालते हैं। ये सारा डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को समझ ले, फिर याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक डिस्कशन केवल अगर आप टेस्ट एंटीना को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो टेस्ट एंटीना ही आपके पास है, तो आप डायरेक्शनल गेन को कैलकुलेट करेंगे, रेडिएशन इंटेंसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाय एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक, आपके पास केवल टेस्ट एंटीना था। दूसरा इसका जो मेजर है उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपना प्रैक्टिकल एंटीना लेते हैं। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल एंटीना का ये रेडिएशन पैटर्न है, उसके बाद आप एक आइसोट्रोपिक एंटीना को भी कंसिडर करते हैं, और उस आइसोट्रोपिक एंटीना का रेडिएशन पैटर्न हमेशा यूनिफॉर्म होता है। ओके, ये सभी डायरेक्शन में एक समान रेडिएशन करता है। अब आप कंडीशन ये पुट करेंगे कि इन दोनों की जो रेडिएटेड पावर है, रेडिएटेड पावर अगर सेम रखें, ठीक है, पहली कंडीशन ये रहेगी कि रेडिएटेड पावर इन दोनों की सेम है, टोटल रेडिएटेड पावर इज सेम फॉर बोथ द एंटीना। विच एंटीना? टेस्ट एंटीना एंड आइसोट्रोपिक, जो कि आइडियल हाइपोथेटिकल लॉसलेस एक रेफरेंस एंटीना है। ठीक है, तो हम ये इमेजिन करेंगे कि इस रेंज का एक आइसोट्रोपिक एंटीना है, अगर ये भी इतनी ही पावर रेडिएट करता जितनी कि हमारा एंटीना कर रहा है, उस केस में आपका किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपका हाइपोथेटिकल एंटीना कितना पावर रेडिएट करता और हमारा जो एंटीना है वो कितनी पावर रेडिएट कर रहा है, उसके रेशियो को भी हम डायरेक्शनल गेन बोलते हैं। डायरेक्शनल गेन, ओके, रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन बाय द टेस्ट एंटीना divided by the radiation intensity of the isotropic antenna at a given distance. ठीक है, with the condition total radiated power by the both antenna is same. Okay, तो आप सेकेंड डेफिनेशन इसकी एक और दे सकते हैं, जीडी को आप लिख सकते हैं पावर डेंसिटी या पावर रेडिएटेड। ठीक है, पावर इंटेंसिटी के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, पावर इंटेंसिटी in a direction by test antenna। ठीक है, आपका जो टेस्ट एंटीना है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी पावर इंटेंसिटी मेजर करवा रहा है, डिवाइड बाय पावर इंटेंसिटी बाय द आइसोट्रोपिक। हमने कहा था ना कि आइसोट्रोपिक जो है वो रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता, ये एक हाइपोथेसिस है और इसको हम रेफरेंस एंटीना के लिए काम में लेते हैं। द कंडीशन शुड बी जीडी। क्या कंडीशन? टोटल रेडिएटेड पावर फॉर द टेस्ट
एंड आइसोट्रॉपिक एंटीना इज सेम। ओके, इनको आप डिटेल लैंग्वेज में अपने नोट्स में लिख सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि जब हम डायरेक्शनल गेन निकाल रहे हैं तो हम उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, लॉसेस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंटीना एफिशिएंसी क्या है, इनपुट पावर आपने क्या दी, इन सब के बारे में आप नहीं कंसिडर करेंगे। यू आर कंसर्न अबाउट द टोटल रेडिएटेड पावर ओनली, और उस केस में केवल डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को आप स्टडी कर रहे हैं, और आपका जो डायरेक्टिव गेन है वो थीटा और फाई का फंक्शन है, डायरेक्शन का फंक्शन है। ओके, तो ये चीज हुई है डायरेक्शनल गेन के लिए। अब एक और टर्म आती है जो बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है, दैट इज डायरेक्टिविटी, जिसे कि हम कैपिटल डी से नोटेशन देंगे, और इसका जो आप टेक्निकल फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट एंटीना डिवाइडेड बाय एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट एंटीना। ओके, आपके पास केवल टेस्ट एंटीना है, ठीक, इसी को हम रेफरेंस में लेके चलते हैं। ओके, अभी के लिए आप ऐसे देखें कि ये आपका टेस्ट एंटीना है। इस टेस्ट एंटीना का रेडिएशन पैटर्न डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये आपको मैक्सिमम रेडिएशन देगा। इस केस में अगर हम यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे अपना रिसीवर लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम सिग्नल मिलेगा। ओके, तो ये इंटेंसिटी जो मैक्सिमम है वो और उसकी एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी के रेशियो को आप इस टेस्ट एंटीना का डायरेक्टिविटी बोलते हैं। डायरेक्टिविटी, सो द डायरेक्टिविटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्टिव गेन। ठीक है, आप ये देखिए डायरेक्टिव गेन जो है वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको 0.5 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1.1 मिल रहा है, यहाँ पे 1.7 मिल रहा है, 1.2 मिल रहा है। ओके, फिर 0.9 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 0.3 मिल रहा है। तो डायरेक्शन के हिसाब से थीटा और फाई की डिफरेंट वैल्यू पे जीडी अलग मिल रहा है, लेकिन डायरेक्टिविटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीडी एंड इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन एंटीना। आपने एक बार एंटीना डिजाइन कर दिया, उस पर आपने टोटल रेडिएटेड पावर सेम की कंडीशन आपने रख दी कि भाई इतनी टोटल रेडिएटेड पावर है, उस केस में ये एक फिक्स पैरामीटर हो जाएगा। अब ये पैरामीटर डायरेक्शन और आपके जो लॉसेज हैं उन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो डायरेक्टिविटी जो है वो डायरेक्शन का फंक्शन नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। यहाँ पे मैक्सिमम है तो आप ये बोलोगे कि इसकी डायरेक्टिविटी इधर है। अगर ये लोब इस तरीके का होता, ऐसा कुछ होता, तो आप डायरेक्टिविटी को ये वैल्यू भी असाइन कर सकते थे। तो डायरेक्टिविटी जो है वो डायरेक्शन पे या थीटा और फाई का फंक्शन नहीं है, ये मैक्सिमम डायरेक्शनल गेन का वैल्यू है। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, D equals to maximum value of GD. It's not a function of theta and phi. Okay? तो आप इसको अपने एक साइड में हाईलाइट करते हुए लिख सकते हैं, ताकि किसी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जब हम असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस पे अगर हम टारगेट करें तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो है वो काफ़ी आपको क्लियरिटी दे सकते हैं इनके कंपैरिजन में। ओके, तो इसको अगर हम, ये तो हमने लिखा जब हमारे पास केवल टेस्ट एंटीना था, अगर हम टेस्ट एंटीना के साथ साथ अपना रेफरेंस एंटीना भी लें तो डी को आप क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, डी इक्वल्स टू मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट एंटीना। ओके, इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंटीना डिवाइड बाय रेडिएशन इंटेंसिटी, क्योंकि आइसोट्रोपिक एंटीना की रेडिएशन इंटेंसिटी सब डायरेक्शन में सेम होती है, तो उसमें आप मैक्सिमम नहीं डिफाइन करेंगे। रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना। ओके, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं विद द कंडीशन बोथ हैव सेम रेडिएटेड पावर। ओके, रेडिएटेड, टोटल रेडिएटेड पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। अब इसके लिए हो सकता है
डब्ल्यू आर। इसके लिए हो सकता है कि आपको इनपुट पावर कम देनी पड़ी, उतनी ही टोटल रेडिएटेड की पावर, रेडिएटेड पावर के लिए आपको इसमें ज़्यादा इनपुट पावर देनी पड़ी। क्या आपने इनपुट दिया उससे हम कंसर्न नहीं है, ये दोनों टोटल पावर सेम रेडिएट कर रहे हो उस केस में, ठीक है। ये क्या मैक्सिमम गेन देगा, डायरेक्शनल गेन, और ये क्या गेन देगा, उसको हम डायरेक्टिविटी बोलते हैं। ओके, ये हुआ डायरेक्टिव गेन, ये हुई डायरेक्टिव गेन की मैक्सिमम वैल्यू जिसे कि हमने डायरेक्टिविटी बोला। तीसरी टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पावर गेन। ओके, पावर गेन ऑफ अ गिवन एंटीना। तो हमने जैसे कि बात की कि कभी भी एंटीना आपको इनपुट पावर से ज़्यादा रेटेड पावर तो देगा नहीं, लेकिन ये है कि आपने सेम इनपुट पावर दी। ओके, अपने टेस्ट एंटीना को भी और अपने आइसोट्रोपिक एंटीना को भी। जब आपने दोनों को सेम इनपुट पावर दी, उस केस में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका टेस्ट एंटीना क्या पावर आउटपुट दे रहा है रेडिएट करके, और आपका आइसोट्रोपिक क्या देता है, उसको हम एंटीना का पावर गेन बोलेंगे। ओके, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं जीपी। जीपी से आप इसको डिफाइन करेंगे और इससे आप बोलेंगे रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ डायरेक्शन। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं पावर गेन इन अ डायरेक्शन बाय टेस्ट एंटीना। ओके, डिवाइड बाय टोटल इनपुट पावर। ओके, आप कितनी आपने इनपुट पावर दी उसके कंपैरिजन में आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना रेडिएशन इंटेंसिटी मिल रही है, उससे आप जीपी बोलेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जीपी इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ठीक है, इनपुट पावर के कंपैरिजन में आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पावर गेन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पावर गेन क्या है, वो हमेशा कम होना है। ये बात हुई टोटल इनपुट पावर फॉर टेस्ट एंटीना की ही बात हो रही है अभी। ये दोनों जो चीजें हैं, ओके, टेस्ट एंटीना के लिए ही बात हो रही है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी को हमने क्या लिखा था, साई। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं W, साई इज ए फंक्शन ऑफ फाई एंड थीटा। इसे हम लिखेंगे टोटल इनपुट WT/4 पाई। अगर आप टोटल इनपुट पावर पर सॉलिड एंगल, ये आपकी क्या है, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल है, तो इनपुट पावर को अगर आप उसी यूनिट में रेफरेंस देंगे तो ये क्या हो जाएगा, WT/4 पाई। तो ये क्या आ जाएगा, आपका जीपी आ गया 4 पाई साई थीटा फाई डिवाइड बाय ओमेगा टी। ठीक है, सॉरी, WT इज टोटल इनपुट पावर। ठीक है, तो जीपी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, जीपी के लिए जीपी इक्वल्स टू 4 पाई साई थीटा फाई। ये क्या नोटेशन है कि साई हमारा थीटा और फाई का फंक्शन है, डिवाइड बाय ओमेगा, सॉरी, WT। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिख रहे हों तो हमें ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन, ये सब चीज़ें डिटेल में लिखनी होती है। तो मैं आपको एक एक माइनर डिटेल यहाँ पे इंक्लूड करके समझा रही हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। ओके, तो GP इज 4 पाई साई फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई डिवाइड बाय WT। ये इसका आप फॉर्मूला अपने पास रख सकते हैं। आप इसको सेकंड डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि आपने सेम इनपुट पावर दी अपने टेस्ट एंटीना को। ये जो हमने डिस्कशन किया ये हमारे पास केवल टेस्ट एंटीना है। अब आपके पास आइसोट्रोपिक एंटीना, रेफरेंस एंटीना भी अगर हो, उस केस में आप जीपी को एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, जीपी इक्वल्स टू, इसको पावर डेंसिटी बोले या आप रेडिएशन इंटेंसिटी बोले। रेशियो को जब हम जनरलाइज करें तो एक ही मेजर आ जाना है, इसलिए पावर डेंसिटी बाय टेस्ट एंटीना, ओके, डिवाइड बाय पावर डेंसिटी
density by isotropic antenna with the condition both have same input power. ओके, WT दोनों में अगर आप सेम फीड करते हैं, उस केस में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपका एंटीना क्या आपको रेडिएट करके दे रहा है, आपका एंटीना आपको क्या रेडिएट करके दे रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अगर आइसोट्रोपिक एंटीना होता तो वो क्या रेडिएट करता. द कंडीशन इज इनपुट पावर दोनों की सेम है. तो यहाँ पे जब हम पावर गेन को कंसिडर कर रहे हैं तो हम एंटीना एफिशिएंसी, एंटीना लॉसेस, इन सब को भी कंसिडर कर रहे हैं. जीपी की वैल्यू जो है दैट विल बी लेस देन 1. जीपी को आप बोल सकते हैं P1 बाय P2. ये आपका टेस्ट या किसी भी पॉइंट पे, और ये आपका आइसोट्रोपिक. ठीक है, आइसोट्रोपिक जनरली लॉसलेस है. अगर लॉसलेस होता तो कितनी रेडिएशन देता, और हमारा एंटीना हमें कितना रेडिएशन दे रहा है, तो P1 विल बी ऑलवेज लेस देन P2. ये आपका हमेशा लॉसलेस कंसिडर किया जाता है ना. तो P1 विल बी ऑलवेज लेस देन P2. इसको डीबी में भी कई बार पूछा जाता है. अगर डीबी में पूछा जाएगा तो इसे 10 log 10 P1 बाय P2 से भी बताते हैं. जनरली पावर गेन डीबी में डिस्कस किया जाता है अगर आप बात करें. तो यहाँ पे आप देखिए कि आपने जीपी को जब डिफाइन किया आपने ये रखा. जीडी के लिए आपने क्या बोला था, जीडी के लिए कि जब दोनों टेस्ट एंटीना और आइसोट्रोपिक दोनों सेम रेडिएट पावर कर रहे हों तब आपकी दोनों की पावर का कंपैरिजन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना. और यहाँ पे पावर गेन के लिए जब दोनों को सेम इनपुट पावर दिया तो उन दोनों का कंपैरिजन रेडिएशन पैटर्न का. तो जीडी हमने क्या लिखा था, 4 पाई साई दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई डिवाइड बाय WR. ये लिखा था ना आपने, रेडिएटेड पावर और यहाँ पे टोटल इनपुट पावर. इनको आप देखिए, इनको कंपेयर करें तो GP बाय GD विल बी, GP बाय GD क्या हो जाएगा आपका, WR बाय WT. ये है रेडिएटेड पावर, ये है टोटल पावर. ये हमने कल पढ़ी थी एंटीना एफिशिएंसी के फॉर्म में. ओके, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीना एफिशिएंसी, जो कि क्या होता है, ये रेडिएशन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे डायरेक्टिव गेन, डायरेक्टिविटी और पावर गेन को डिटेल में डेफिनेशन और फॉर्मूला पे बेस्ड डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन्स को डिस्कस करते हैं. ये कंक्लूजन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपसे इन कंक्लूजन्स पे बेस्ड स्टेटमेंट वाइज जो मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार बनते हैं. ऑब्जेक्टिव बनने के इन ये जो 5-6 लाइन्स हैं, इन स्टेटमेंट्स में से आपको हर बार किसी न किसी फॉर्म में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. सो आप इनको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं. तो हम पहला जो स्टेटमेंट रहेगा दैट इज डायरेक्टिविटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GD. ओके, D इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GD. डायरेक्टिव गेन की मैक्सिमम वैल्यू को हम डायरेक्टिविटी बोलते हैं. ठीक, पहला स्टेटमेंट आप इस तरह से इसको समराइज कर सकते हैं. ये कंक्लूजन या समरी, इंपॉर्टेंट समरी पॉइंट, ये हेडिंग डाल के आप इनको बड़े फॉन्ट में, जहाँ पे अभी आपने ये पिछले टॉपिक की डिस्कशन खत्म किए उसके जस्ट बाद में एक नए पेज पे बड़े फॉन्ट में आप इनको अलग अलग कलर से भी लिख सकते हैं. ठीक है, नोट्स किस तरह से बनाते हैं, किस तरीके से हम अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को कैची बनाते हैं कि जब हम रिवीजन कर रहे हो तो हमें कुछ ही मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को हम फटाफट हमारा माइंड जो है वो रीड कर सके और एक भी पॉइंट मिस ना हो. ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है अच्छे स्कोर के लिए. ठीक है, पहला तो स्टेटमेंट ये हुआ. सेकंड स्टेटमेंट ये रहेगा, फॉर अ लॉसलेस आइसोट्रोपिक एंटीना GD इक्वल्स टू D. जब आपका एंटीना लॉसलेस है और उसकी एफिशिएंसी 100% है तो जो आपकी GD की वैल्यू होगी वो D रहेगी, वरना GD इक्वल्स टू नीटा. D की फॉर्म में भी कई बार आपको फॉर्मूला मिलेगा. एक्चुअली अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में आपको अलग अलग नोटेशंस मिल सकते हैं, लेकिन उन सभी टेक्स्ट बुक्स में से जो भी आपके इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे उनको मैंने एक यूनिफॉर्म मैनर में यहाँ पे लिखने की कोशिश की है ताकि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं आप उन्हें समझ सकें, उसमें जो नोटेशन दिया है उसके साथ आप उसे को रिलेट कर सकें.
रहेगा जनरल जो प्रेजेंटेशन है वो इसी तरीके से। आइसोट्रोपिक एंटीना के लिए डायरेक्टिविटी और डायरेक्टिव गेन सेम होता है। फिर उसके बाद एक बात हमने ध्यान में दी कि डायरेक्टिव गेन जो था वो आपके जो उसकी जो वैल्यू थी, ठीक है, आप अगर किसी भी सिंपल सी अगर किसी भी पैटर्न का एंटीना का रेडिएशन पैटर्न देखते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ज़ीरो भी रेडिएशन कर सकता है, उसकी रेडिएटेड पावर ज़ीरो भी हो सकती है। तो आप उस डायरेक्शन में अगर डायरेक्टिव गेन कैलकुलेट करें तो आपका ज़ीरो भी आ सकता है। फिर किसी डायरेक्शन में ये ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक अपनी वैल्यू रख सकता है, लेकिन डायरेक्टिविटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल गेन। तो डायरेक्टिविटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। तो रेंज ऑफ डायरेक्टिव गेन विल बी 0 to इनफाइनाइट, वेयर एज रेंज ऑफ डी विल बी 1 to इनफाइनाइट। कोई भी आपने अगर एंटीना इंस्टॉल किया है तो वो कुछ न कुछ रेडिएशन तो देगा ही, तो उसकी डायरेक्टिविटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। डायरेक्टिविटी कैन नॉट बी लेस देन 1, ओके, एक से कम नहीं हो सकती। ज़ीरो की बात छोड़िए, ये एक से कम नहीं हो सकती, ओके। मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो एक हो सकता है, मिनिमम वैल्यू उसकी एक हो सकती है, ओके। हमने यही पढ़ा था ना इनकी डेफिनेशन में, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी, तो दैट कैन बी एटलीस्ट 1, ओके। एक कंक्लूजन ये। फिर उसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन है डायरेक्टिव गेन इज अ फंक्शन ऑफ डायरेक्शन, दैट इज थीटा एंड फाई। ये डायरेक्शन के साथ चेंज करता है, बट डायरेक्टिविटी डज नॉट। डायरेक्टिविटी डायरेक्शन का फंक्शन नहीं है, ये केवल आपका जो रेडिएशन पैटर्न है उसके सॉलिड एंगल पे ही डिपेंड करता है। ये जो रेडिएशन पैटर्न बना उसका फार फील्ड में सॉलिड एंगल क्या है, केवल उस पर डायरेक्टिविटी डिपेंड करती है, ओके। जब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर जी डी एंड डी, डायरेक्टिव गेन एंड डायरेक्टिविटी वी डू नॉट कंसिडर एंटीना एफिशिएंसी। यहाँ पे जब इनको कैलकुलेट किया गया तो हमने कंडीशन रखी थी कि हमारा टेस्ट एंटीना और आइसोट्रोपिक एंटीना दोनों टोटल रेडिएटेड पावर सेम है, दोनों के लिए रेडिएटेड पावर सेम है। हमने इनपुट पावर और एंटीना लॉसेस को नहीं कंसिडर किया था, तो इनकी कैलकुलेशन के लिए आप एंटीना एफिशिएंसी को कंसिडर नहीं करते, ओके। फिर आता है जीपी, पावर गेन विल बी नीटा टाइम्स ऑफ जी डी। नीटा क्या है, एंटीना एफिशिएंसी, ये है डायरेक्शनल गेन। कई बार डायरेक्शनल गेन और डायरेक्टिविटी को जनरलाइज्ड मैनर में सेम नोटेशन भी दिया जाता है। तो अगर आपको एंटीना के फॉर्म में कोई नोटेशन या सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला कहा जाए तो जी पी इक्वल्स टू एन डी भी हो सकता है या जी इक्वल्स टू नीटा डी भी हो सकता है। डायरेक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी विल बी गेन। डायरेक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, gain is always less than 1 because efficiency is always less than 1। efficiency का फॉर्मूला हमने लिखा ही था, RR upon RL plus RR, that is WR by WT, ओके। ये भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है तो इससे भी आप करेक्ट कर सकते हैं। एक लास्ट स्टेटमेंट जो कि बहुत बार आपसे सीधा जब हम स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दें या पीएसयू का एग्ज़ाम दें या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो जो आप जिसमें जनरली 1 लाइन की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बनती हो, उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी, और अगर आपका 1 नंबर का गेट का क्वेश्चन है तो भी उसमें पॉसिबिलिटी है ये पैरामीटर्स पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है कि आप अभी इसको कैलकुलेट करके दिखाएं, बट द डायरेक्टिविटी फॉर, हमने अब तक 2 केस पढ़ लिए। हमने एक पढ़ा था शॉर्ट करंट एलिमेंट, ठीक है, जिसको कि हमने डाइपोल एंटीना बोला था, और उसके लिए डायरेक्टिविटी क्या रहेगी, और उसी पे बेस हमने हाफ वेव डाइपोल एंटीना पढ़ा था जिसकी कि पर्टिकुलरली लेंथ λ/2 थी। तो दोनों जो केस हैं उनके लिए फॉर करंट एलिमेंट डायरेक्टिविटी विल बी 1.5, ओके। फॉर हाफ वेव डाइपोल डायरेक्टिविटी विल बी 1.64। आप इनको अलग से मार्क कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट पैरामीटर्स बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर डीबी में रिप्रेजेंट करें, डीबी में भी सीधा पूछा जाता है कि करंट एलिमेंट की डायरेक्टिविटी होती है 1.76 डीबी करंट एलिमेंट के लिए, 2.15 डीबी हाफ वेव डाइपोल के लिए, ठीक है। तो आप इन जो फिगर्स हैं इनको भी मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। और आप जब एक बार लिखते हैं और 2 से 3 बार अपने आप से इनको पढ़ते हैं तो आप जब मल्टीपल चॉइस के प्रॉब्लम देखते हैं तो इनको अपने आप रिकॉल करके करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट में आप एक और स्टेटमेंट बन सकता है इसका,
एक्सटेंशन डायरेक्टिव गेन ऑफ हाफ वेव डाइपोल ओवर करंट एलिमेंट मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट, ओके। करंट एलिमेंट एंटीना कितना रहेगा, ये इसके कंपैरिजन में कितनी, जिसकी डायरेक्टिविटी ज़्यादा है उसका डायरेक्टिव गेन ज़्यादा रहेगा ना, जो बहुत एक डायरेक्शन में अपने रेडिएशन को कन्फाइन कर सकता है, दैट इज द मेजर ऑफ डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिव गेन। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जिसकी डायरेक्टिविटी ज़्यादा है उसका डायरेक्टिव गेन ज़्यादा होगा। ये 2.15 दे रहा है, ये 1.76 dB दे रहा है। तो अगर आप हाफ वेव डाइपोल के डायरेक्टिव गेन को देखें तो ये किससे कितना ज़्यादा है, 2.15 माइनस 1.76 इक्वल्स टू 0.39 dB, ओके। इतना डायरेक्टिव गेन ज़्यादा है हाफ वेव डाइपोल का करंट एलिमेंट के कंपैरिजन में। दोनों के कंपैरिजन को, डायरेक्टिव गेन को अगर कंपेयर करेंगे तो इसका ये ज़्यादा रहता है, ओके। तो ये जो कंक्लूजन्स आज हमने डिस्कस किए हैं, ये तीनों डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो हमें जब सब्जेक्टिव लिखना हो तो हमें डिटेल में फॉर्मूला वाइज लिखनी होगी, समझ में जब आ जाएंगी तो उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे फॉर्मूलाज और ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। आई होप आप अब किसी भी तरीके से डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिव गेन और पावर गेन में कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो सारे फॉर्मूलाज एक जैसे लगते हैं, ये समझने में लगती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप जब कैलकुलेशन करने लगते हैं तब भी एक छोटा सा कन्फ्यूजन वापस आने लगता है। आई हैव मेड इट वेरी क्लियर फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ डू रीड इट थोरोली। एक बार इसे बहुत अच्छे से पढ़ें और इस पर हम न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारी ये टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा, आप भी खूब सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।